हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं 12th का छात्र हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको आज चैप्टर नंबर 2 समाजशास्त्र भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे कि आप जानते हो कि 2020 के जो बोर्ड एग्ज़ाम थे जो पोस्टपोन हो गए थे, अब वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हो सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों, मैंने ये नोट्स एनसीईआरटी में से बनाए हैं, पढ़ के बनाए हैं और जो हमारी सपोर्ट मटेरियल है उससे भी थोड़ी मैंने सहायता ली है। तो दोस्तों, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर यदि आप इस चैप्टर के नोट्स को पढ़ लेते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में दे रहा हूँ अभी, पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स बनाए गए हैं। आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इन नोट्सों को पसंद करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। दोस्तों, पहला प्रश्न है भारत की जनगणना, यानी कि भारत की जनगणना कब हुई थी और थी क्या जनगणना। जैसे कि आप अवगत होंगे, इस जनगणना का अर्थ होता है कि देश में लोगों की मृत्यु दर, जन्म दर और उनकी शिक्षित साक्षरता, इन सभी की जनगणना का अर्थ संख्या का अनुमान लगाना, यानी कि उनकी काउंटिंग करना ही जनगणना कहलाता है। जो पहली बार भारत में जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। स्टार्टिंग 1872 में हुई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो 10 वर्षीय जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 में शुरू हुई थी। यानी 10 वर्षीय जनगणना का अर्थ यहाँ पर यह है कि हर 10 साल बाद जनगणना, हर 10 साल जनगणना का मतलब है कि जैसे कि 2001, उसके बाद 2011 की बात हुई थी हमारी जनगणना, उसी कोई 10 वर्षीय जनगणना हुई थी जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। एक दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जाति के आधार पर कब जनगणना हुई और किसके नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जाति के आधार पर जो हमारी जनगणना हुई थी वो 1901 में हुई थी। हर्बर्ट रीजले जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये तो दोस्तों हो गई हमारे भारत की जनगणना के बारे में। और अब हम अमेरिका की प्रथम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, कब हुई उसको हम देखेंगे। अमेरिका की प्रथम जनगणना 1790 में हुई थी, जिसके अंदर वही चीज़ की काउंटिंग की गई थी, जैसे कि मृत्यु दर, जन्म दर, साक्षरता और आदि, इन चीज़ों का काउंटिंग की गई थी। जिस तरह भारत के अंदर हुई थी उसी प्रकार, लेकिन अमेरिका में पहले हो चुकी थी, उसके बाद भारत में हुई है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत की जनगणना। दोस्तों, भारत की जनगणना जो थी, मतलब कि कितने साल हो गए हैं, कितने 10 साल, मैंने बताया ना अभी आपको कि हर 10 वर्षीय के बाद जनगणना हुई थी। जैसे कि 1951 से स्टार्ट हुई और आज 2011 के लगभग 7 वर्षीय जनगणना हो चुकी हैं। अब 2022 में 2021 में जनगणना होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जी थे, ये एक समाजशास्त्री थे, बहुत ही प्रसिद्ध विदेशी समाजशास्त्री थे। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पहले एक ऐसे लिखा, ऐसे का उनका नाम था ऐसे ऑन पॉपुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल। ये जो उनका ऐसे था, उन्होंने 1788 में प्रतिवादन यानी कि पब्लिश हुआ था। इनका सिद्धांत था क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जी थे, इन्होंने ये कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि जो खाद्य सामग्री वृद्धि होती है, जैसे कि खाद्य सामग्री से आप अवगत होंगे, जैसे कि फसल, खान पीने, जितनी भी सामान है वो कम गति से बढ़ रही है। और जो जनसंख्या वृद्धि वो डबल बढ़ रही है, यानी कि ज्योमेट्रिक अनुपात से बढ़ रही है। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64। आपने यह नोट किया होगा कि ये जनसंख्या जो है हमारी वो डबल होते जा रही है। लेकिन जो खाद्य सामग्री वृद्धि है वो गणितीय अनुपात से बढ़ती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20। यानी कि आप देखोगे इसके अंदर कि 2 का गैप आ रहा है, यानी इसी को ही हम गणितीय अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो रॉबर्ट माल्थस जी थे, इन्होंने अपना जो उनका सिद्धांत था, उन्होंने उसमें यही कहा था कि इससे क्या होगा
जनसंख्या में और जो खाद्य सामग्री में, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो खाद्य सामग्री है वो तो कम हो जाएंगी, लेकिन जनसंख्या जो और बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जनसंख्या में हमारे देश में या फिर किसी भी देश में भुखमरी की हालात भी आ सकते हैं। तो इन्हीं हालात से बचने के लिए रोमन थॉमस माल्थस जी ने कहा था कि अगर हमें समृद्धि बढ़ानी है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, जिसके कारण हम अपने जनसंख्या जो हमारी है उसको नियंत्रित करेंगे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको खाद्य सामग्री में कोई भी कमी ना हो सके। तो इसी खाद्य सामग्री को और जनसंख्या को कम करने के लिए उन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला है प्राकृतिक अवरोध। दोस्तों, प्राकृतिक अवरोध का मतलब होता है जैसे कि कोई भी प्राकृतिक घटना हो जाए, या ये कोई अकाल आ जाए, या भूकंप आ जाए, या कोई सुनामी आ जाए, जिसके कारण क्या हो कि वो प्राकृतिक रूप से जनसंख्या नष्ट हो जाए, जैसे कि नेपाल में हुआ है, आप देख सकते हो। और आप जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ये क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं। बीमारी आई, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि इटली हो गया, भारत में भी ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैल चुका है। तो आप उससे भी सीख सकते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक अवरोध हो रहा है, यानी कि नेचुरल तरीके से लोग अपनी मृत्यु को जा रहे हैं। और दूसरा है कृत्रिम अवरोध। हाँ दोस्तों, हम कृत्रिम अवरोध द्वारा भी अपनी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि क्या क्या आते हैं कृत्रिम अवरोध में, उदाहरण दीजिए। पहला देखो, यौन संयम। यौन संयम का मतलब होता है कि बड़ी उम्र में विवाह करना। आज देखो दोस्तों कि 21 साल 22 साल की उम्र में जो पुरुष होते हैं और जो महिला होती है वो 18 या 19 के लगभग में विवाह कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो यौन संयम का पालन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हमें यौन संयम के द्वारा भी हम बड़ी उम्र में शादी विवाह करके जनसंख्या पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा ब्रह्मचर्य। हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य द्वारा भी हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं। ब्रह्मचर्य आप जैसे ही जानते होंगे, जो साधु होते हैं, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें जो समाज में जो अन्य लोग रहते हैं उनसे अलग दिखना होता है, यानी कि जो भोग की जो हमारे अंदर लत हो, जो भोग की। हाँ जी दोस्तों, ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं वो समाज से काफ़ी दूर होते हैं, उनसे अलग होते हैं, या वो अपनी भक्ति में ही लीन होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। आशा करें दोस्तों ये आपको जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है दोस्तों? ये वैसे देखा जाए तो इंग्लिश का शब्द है। इस शब्द का जो प्रयोग है एक ऐसी महामारी के लिए किया जाता है जो बड़े स्तर पर फैली होती है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको आज 2020 चल रहा है और आज में एक महामारी आप जानते ही होंगे, उसका नाम है कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के द्वारा भी जाना जाता है। दोस्तों, ये इतने बड़े स्तर पर फैल चुकी है जैसे कि आज हर देश इससे पीछा छुड़ाना चाहता है और हर देश इससे प्रभावित है। आप देखेंगे दोस्तों, इटली, अमेरिका, यहाँ तक कि भारत भी चपेट में आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे, पैंडेमिक शब्द का जो प्रयोग है एक ऐसी महामारी के लिए किया जाता है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमिक। ये दोस्तों पैंडेमिक जो शब्द है उसी का उल्टा है, एंटोनियम यानी कि उसका विलोम है। इस शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जो महामारी होती है जो कुछ छोटे स्तर पर फैली होती है, जैसे कि कोई डेंगू होता है या चिकनगुनिया होता है, वो छोटे स्तर पर फैला होता है, मतलब कि वो ज़्यादा बड़े स्तर को प्रभावित नहीं करता है। उसके लिए एपिडेमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही पैंडेमिक और एपिडेमिक दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और ये क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में 2020 में आया हुआ है 12th क्लास का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृत्यु दर के ऊपर। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो हमारी मृत्यु दर है उसमें गिरावट के आने के क्या क्या कारण हैं। आप जानते हो दोस्तों, जो हमारी 1921 की जो मृत्यु दर में पहला कारण था अकाल। हाँ जी दोस्तों, अकाल। दोस्तों, अकाल के कारण भी जो मृत्यु दर में गिरावट आती है,
क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास हमारे जो खाने की जो महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है वही नहीं होंगी तो ऑटोमेटिक अकाल आएगा और जिसके कारण क्या होगी, मृत्यु दर धीरे धीरे जाएगी। और दूसरा है महामारी। हाँ दोस्तों, मृत्यु दर का दूसरा कारण है महामारी। तो दोस्तों जब महाबीमारियाँ आती हैं तो उसके कारण क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में चपेट में आते हैं, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरती जाती है और मृत्यु दर नीचे गिर जाती है। जैसे कि आज कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, भारत में ही देख लो। भारत में आज 87-88 हज़ार जो लोग 80 हज़ार के लगभग लोग प्रभावित हैं और कम से कम 10,000-12,000 से लोग मर चुके हैं। और यही नहीं, आप इटली में देखो, इटली में कम से कम 1 लाख से ऊपर जनसंख्या लोग वहाँ की जो है महामारी के कारण मर गई है, जिसके कारण वहाँ की जो मृत्यु दर की जो गिरावट है वो धीरे धीरे नीचे आ गई है। अब दोस्तों जैसे कि अब कौन कौन सी महामारी ऐसी हो सकती हैं। हाँ दोस्तों, पहली जैसे कि आज की जो करंट अफेयर है वो है कोरोना वायरस, दूसरी प्लेग, चेचक और हैजा। हाँ दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अपने जो NCERT पुस्तक है उसमें एक क्वेश्चन है कि जो सूरत शहर है वो कब जो सूरत शहर था वो उसमें कौन सी बीमारी आई थी और वो कब चपेट में आया था। तो दोस्तों उसका आंसर है कि सूरत शहर 1994 में प्लेग बीमारी के चपेट में आ गया था और 2006 में डेंगू चिकनगुनिया आ गया था वहाँ पर। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लुएंजा क्या है। एफ्लुएंजा एक बीमारी का नाम है जो विषाणु द्वारा फैला जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो व्यक्ति इस एफ्लुएंजा से प्रभावित होता है उसका जो श्वसन तंत्र होता है यानी फेफड़े, नाक, उस पर जो ज़्यादा प्रभाव डालती है ये बीमारी, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, मृत्यु भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अकाल पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 5 साल की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा, उसमें 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था, अकाल पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों आप जैसे जानते हो कि मानसूनी कमी आ जाती है, जिससे कारण क्या होता है कि वर्षा में कमी आती है, और जब वर्षा में कमी आएगी तो फसल नहीं होगी तो अकाल लोग खाएंगे क्या, और अकाल ऑटोमेटिक ही पड़ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन संचार के साधनों और व्यवस्था ना होना। दोस्तों क्या होता है, जब हमारे पास हमारी खेती अच्छी होती है और हमारे पास खाद्य सामग्री अच्छा होता है, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली शहर जैसा हो गया, सूरत शहर हो गए, जैसे अन्य जो शहर हैं वहाँ पर खाद्य सामग्री पहुँचाने के लिए परिवहन की और संचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि संचार नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा तो कैसे एक राज्य से या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साधन खाद्य सामग्री कैसे जा सकती है। यदि अगर साधन नहीं जाएंगे, खाद्य सामग्री नहीं जाएंगे तो वहाँ पर भी अकाल पड़ने की संभावना पूरी बनी रहती है। एक ये भी कारण था दोस्तों कि अकाल पड़ने का, ये भी परिवहन संचार के साधनों की व्यवस्था ना होना भी एक कारण है। दोस्तों अकाल पड़ने का दोस्तों तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण ये है कि राज्य की ओर से पर्याप्त प्रयत्न ना करना। हाँ दोस्तों, राज्य की ओर से कोई मतलब कि सहारा ना देना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर एक राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में कोई फसल हो रही है और दिल्ली में नहीं हो रही है, यदि वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो वहाँ के अगर कोई मतलब कि जैसे कि मैं कहूँ कि एक दूसरी सरकार सहयोग नहीं करेंगी, यानी कि किसानों की हेल्प नहीं करेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल नहीं जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जिस राज्य में फसल नहीं पहुंचेगी, खाद्य सामग्री नहीं पहुंचेगी, वहां पर अकाल पड़ने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब आता है मैं बताना चाहूँगा आपको, एक और अन्य बहुत सारे विद्वान हुए हैं और अमर्त्य सेन हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो हकदारी की पूर्ति का अभाव के कारण भी क्या होता है कि अकाल पड़ने की 100% चांस होते हैं कि अकाल पड़ सकता है। हकदारी की पूर्ति का अभाव दोस्तों, इसके बारे में आगे से जानेंगे पूर्ण रूप से क्या होता है। सर इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब भोजन को खरीदना और उसे प्राप्त करने की विधि को ही हम हकदारी की पूर्ति का अभाव कहते हैं। और इसके क्या होता है कि दोस्तों कि लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो भोजन को खरीद सकें या उसको प्राप्त कर सकें, तो इसके कारण भी क्या होता है दोस्तों, अकाल पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, अकाल पड़ सकता है इसके कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दोस्तों नरेगा
पहले आप दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये अधिनियम एक अधिनियम था जो कि रोजगारों के लिए एक मतलब कि लागू किया गया था 2005 में। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा गया था दोस्तों, नरेगा के अंदर सरकार के द्वारा जो 100 दिन तक अगर व्यक्ति कोई भी बेरोजगार बैठता है घर पे, तो 100 दिन तक उसको सरकार के द्वारा गारंटी इसको दी जाएगी कि रोज़गार तुम्हें मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, यही था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, ताकि अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको इतना सोचना ना पड़े कि क्या लिखें इसके बारे में। दोस्तों बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके दिमाग में एक फिक्स हो जाएगा। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। मतलब कि बाल स्त्री पुरुष के अनुपात में गिरने के क्या कारण है। मतलब कि जो हमारी जो आज के देश हमारा जो समाज है पहले ही आप जैसे जानते हो कि पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें क्या होता है कि जो कन्या होती है यानी कि महिला होती है उसे ज़्यादा नहीं दी जाती थी, मतलब कि उसको अधिकार नहीं दिए जाते थे, पहले की बात है। लेकिन अब तो सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं उनके लिए। तो ये कारण है कि पहला कारण क्या है, शैशव अवस्था में बच्चों की देखभाल ना करना। हाँ दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जब बच्ची पैदा होती हैं यानी कि बच्ची पैदा होती हैं तो लोगों के अंदर मन में ये होता है कि ये तो पराई हैं, दूसरे घर चले जाएंगी, ये हमारे घर तो रहेंगी नहीं। तो उनको अच्छी प्रकार के उनकी देखभाल नहीं करती हैं और ना अच्छी तरह भोजन नहीं देते उनको जो पोषण है वो पर्याप्त पोषण नहीं जाता उनके शरीर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है वो कमज़ोर होती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण क्या होता है वो मृत्यु को मतलब कि कुपोषण का शिकार भी हो सकती हैं। हाँ जी दोस्तों, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण भ्रूण हत्या के कारण भी क्या हुआ है कि बाल स्त्री अनुपात में गिरावट आई है। हाँ जी दोस्तों, भ्रूण हत्या के कारण। भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है, जब माँ गर्भावस्था में होती है तो उसमें एक सोनोग्राफी होती है। उसको द्वारा क्या होता है दोस्तों कि किसी भी अस्पताल में भले ही आज, लेकिन ये दोस्तों ये तो गैर कानूनी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा बहुत कि इसके द्वारा क्या होता है कि हम अपनी किसी भी गर्भ अवस्था की महिला के पेट में ये देख सकते हैं कि स्त्री या पुरुष है यानी कि लड़का है या लड़की है। यदि हमें पहले की जो सोच थी लोगों की ये थी अगर ये लड़की है तो उसे पेट में ही मार दिया जाए यानी कि उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाए। इसके कारण भी दोस्तों क्या है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात की गिरावट में अधिक से अधिक बल मिलता है और ये भी एक कारण है। आइए दोस्तों तीसरा है बालिका शिशु की हत्या। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि ये आप जानते होंगे कि जो बालिका शिशु की हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका एक कारण है अंधविश्वास। हाँ जी दोस्तों, अंधविश्वास। लेकिन जैसे कि लोग सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं मतलब कि दूसरे घर चले जाएंगी, हमारा क्या होगा, मतलब दूसरे घर शादी कर देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और अनेक प्रकार की मतलब कि पाखंड चल रहे हैं। इसके कारण भी क्या हुआ कि बालिका शिशु की हत्या बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि हरियाणा मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इन बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कि प्रसव पूर्व नैदानिक परिविधियां अधिनियम कब बना। हाँ जी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2020 का ही यूपी बोर्ड के अंदर। दोस्तों जो ये अधिनियम है वो 1999 बना है, लेकिन दोस्तों 1999 में तो बन तो गया था, लेकिन इसका जो पालन है वो पूरी रूप से नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, सरकार ने इसे 2003 में इसे कठोर बना दिया, जिसके कारण आज ये हर राज्य हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है और इसका पालन भी किया जा रहा है।